आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। चाहूंगी जोर से भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे ऑनरेबल श्री हरि पाल रावत जी का इस मंच पर, जो है जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए। पर जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए। और मैं दरखास्त करूंगी गौरव जी से, तहे दिल से मैं आई एम थैंकफुल कर दिया कि वो हमारे इस इवेंट का हिस्सा बने। Everybody once again, can we have a huge round of applause, please? मैं एजुकेशन समिट में ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने भी जो एजुकेशन ली, हम लोग तो गांव से पढ़े हैं और अब तो बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है। हम तो गांव में जब स्कूल जाते थे तो रेस लगा के जाते थे, दौड़ के जाते थे, ताकि चटाई में बैठने का मौका हमें मिल जाए। चटाई होती थी, चटाई में बैठ के हम लोग पढ़ाई करते थे। हमारे टीचर अगर हमें आज भी मिल जाते हैं तो हम उनके सामने आज भी सर झुका के खड़े रहते हैं। ये इस एजुकेशन ने हमें सिखाया है। अभी कोई सज्जन कह रहे थे कि बच्चों को हम वो ना थोपें जो हम चाहते हैं, बच्चों को वो बनने दें जो वो चाहते हैं। इजराइल इतना सा देश है, वो रोज 21 इन्वेंशन करता है एग्रीकल्चर के ऊपर में, दुनिया के अंदर में। अभी मैं एक बच्चे का पढ़ रहा था कि उसने, वो भी कहीं साइंटिस्ट था और उसको 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती थी। उसके बाद वो यूएस चला गया, यूएस में बहुत एक बड़ी कंपनी का कंसल्टेंट बना, लेकिन उसको वहाँ भी चैन नहीं आया। वो अपने गांव आया और उसने एक फिशरी का एजुकेशन लेकर के एक फिशरी फार्म खोला, मछली पालन का काम स्टार्ट किया। और आज में उसकी लेटेस्ट अभी इनकम जो है, पिछले महीने तक का उसने 1.5 करोड़ रुपए की फिश मात्र 6 महीने में बेचने का काम किया। बहुत छोटा काम मानते हैं हम तो, ये मानते हैं कि गांव के किसान हैं, अनपढ़ हैं, ये इनका काम है। अब अनपढ़ किसान नहीं, बल्कि अब पढ़े लिखे लोग इस काम में जा रहे हैं। हमने गोट फार्मिंग के लिए देखा, गोट फार्मिंग हमारे यहाँ पढ़े लिखे बच्चे कर रहे हैं। हमारे यहाँ गायों को पालन का काम पढ़े लिखे बच्चे कर रहे हैं। अब आपको अंदाजा नहीं होगा, शायद आप लोगों ने जो आज तक गाय का घी खाया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1000 रुपये किलो का लिया होगा। मैं आपको ऐसी दो गाय का एग्जांपल दे सकता हूँ कि जिनका गाय का घी 1-1 लाख रुपए किलो बिकता है। वो गाय है उत्तराखंड की रहने वाली बद्री गाय, एक छोटी सी गाय होती है, वो 1 लीटर दूध देती है। और एक केरल की कपिला गाय है। ये 2 गाय हैं जिनका दूध का घी 1-1 लाख रुपए केजी बिकता है। और इसको ये पढ़े लिखे बच्चे इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और उन्होंने अभी काउ फार्मिंग का काम स्टार्ट किया है हिंदुस्तान में कई जगह। आप में से शहद सब लोगों ने चखा होगा, और अधिकतर शहद आप लोगों ने 400 या 500 रुपये किलो वाला लिया होगा। उसमें पतंजलि का होगा, रामदेव का शहद होगा 450 रुपये किलो का, झंडू का 500 का होगा, डाबर का 550 का होगा। ये एक क्राइटेरिया, 3 बड़ी कंपनी है जो शहद बेचने का काम करती है। अब ये शहद बनता कैसे है? इन कंपनी का शहद जाकर के अगर आप अपने डीप फ्रिज में रखते हो, रखते ही होंगे अपने घर में, फ्रिज में रखते होंगे। अब वो फ्रिज में जब आप निकालोगे उसे 2-3-4 घंटे बाद, तो वो उसके ऊपर एक वाइट लेयर जमती है, वो शहद वाइट कलर का हो जाता है। उसके बाद चम्मच टूट जाता है लेकिन शहद बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो उस मधुमक्खी को जो शहद बटोरने का काम करती है, उसकी फ्लाइंग 300-400 मीटर की होती है, इससे ज़्यादा वो दौड़ती नहीं है। 300-400 मीटर के अंदर में उसको जो फ्लावर मिलता है उसको सक करके आती है और वो वहाँ उसके हनी, यानी कि वो अपना हनी वहाँ छोड़ती है छत्ते के अंदर में आकर के। ये लोग 100 मीटर के अंदर में ग्लूकोज, चीनी और गुड़ का सीरा बना के रखते हैं। वो मधुमक्खी जाती है और उसके सीरे को लेके आती है और उसी सीरे से वो शहद बनता है और वो शहद आपको और हमको खिलाया जाता है, जो वो शहद सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। और लगभग 90% शहद हमारे हिंदुस्तान के फेल हो गए, हमारे भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ सारे इन 3-4 कंपनी के शहद बिकते हैं। कभी आपने सुना होगा
कि उत्तराखंड का जो शहद है वो 5,000 रुपये किलो बिकता है, क्योंकि उसकी शहद की जो मक्खी होती है वो सिर्फ जड़ी बूटियों का फूलों को सक करती है, उनमें से शहद लेती है। इसलिए उसका जो शहद है वो आप पूरे जीवन भर डीप फ्रिज में रख दो, लेकिन वो जमेगा कभी नहीं। आपने एक और बात कही कि नासा में हमारे यहाँ की 30% बच्चे हैं। मैं उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहूँगी कि हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल की तो कोई कमी ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ही डाउट नहीं है कि हमारे यहाँ ब्रेन पावर नहीं है। बदले जाने वाला है is for the best professional life and congratulations on stage. नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं द्वारका के सेक्टर 10 वेलकम होटल में, जहां पर एजुकेशन को लेकर के डिस्कस चल रहा है। हमारी एजुकेशन कैसे बेहल हो, कैसे अच्छी हो, जो आजकल के बच्चे हैं उनको कैसे गाइड किया जाए जिससे कि उनको रोज़गार मिल सके। इसको लेकर के यहां पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और नेशनल एजुकेशन ब्रिलियंस अवार्ड 2022 भी यहाँ पर दिया जा रहा है। जिन लोगों ने उत्कृष्ट एजुकेशन के बारे में अच्छे काम किए उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आई एम विशाल जोशी, डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस कोटा। जी, हम विशाल जोशी से बात करेंगे कि जोशी जी, आज की जो एजुकेशन है उसमें कितना सुधार लाने की ज़रूरत है जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल सके। आज की डेट में रोज़गार की ज़रूरत है, लेकिन रोज़गार को लोग, जैसा कि विशाल जी ने बताया था कि जो रोज़गार है लोग नौकरी समझते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले, वो कोई बिजनेस चूज नहीं करते हैं। इसकी क्या वजह है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नई जनरेशन आ रही है वो टेक्नोलॉजी तो बहुत आई, लेकिन अब उस टेक्नोलॉजी को क्रॉस करते हुए कैसे, किस तरीक़ा से लोग स्किल की तरफ बढ़ें। जी विशाल जी। देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम में जो हमें डिस्क्रिमिनेशन है उसे बदलना पड़ेगा। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन को बदलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ग्रेड्स लाना नहीं होता है, एजुकेशन का मतलब है किसी चीज़ को सीखना। सबसे पहले हमें एजुकेशन के अंदर इक्वलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। अगर हमें हर काम इक्वल नज़र आए और हर काम के प्रति जो डेडिकेशन है वो इक्वल हो, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम बेटर होगा। प्लस कहीं ना कहीं हमें अपने एजुकेशन के अंदर स्किल डेवलपमेंट्स को और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जैसा कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। पर मुझे लगता है कि इस चीज़ को आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। इससे पहले हमें माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। हमें अपना और अपने बच्चों का माइंडसेट बदलना पड़ेगा। हमें इंजीनियर, डॉक्टर बनाने की बजाय, या हमें यूँ कहें कि सिर्फ नौकरी वाले इंसान बनाने की बजाय हमें सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बनाने पर जोर देना पड़ेगा। और इसमें सभी लोगों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, इवन सोसाइटी को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब सोसाइटी में आसपास के लोग ये बोलते हैं ना, तुम्हारा बच्चा क्या करता है, तो वहीं से वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि एक डॉक्टर है और एक आपका जो है वो सेल्फ स्टार्टअप क्रिएट करके अपना कोई बिजनेस चालू कर रहा है, तो हम क्या इनिशियल सक्सेस को देखते हैं। तो इनिशियल सक्सेस जो होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर की कभी भी अच्छी नहीं होगी, लेकिन जब जॉब मिलती है तो तुरंत पैसा मिलता है, तो वो एक अट्रैक्टिव, ल्यूक्रेटिव आपके पास एक सपोर्ट आ जाता है कि यार मेरे पास इतना पैसा अकाउंट में आ गया, अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ऐसा नहीं होता, स्ट्रगल होता है। तो शॉर्ट टर्म गोल की तरफ बच्चों को ना धकेलें, हमेशा उनको लॉन्ग टर्म गोल की तरफ सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएं और एजुकेशन का मतलब सिखाएं कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ सीखना होता है, पैसे कमाना नहीं। ये तो बात पढ़े लिखे लोगों की रही, जिनके माँ बाप, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं। गांव देहात में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए क्या ऐसा कोई अभियान चलाया जाना चाहिए जिससे कि उनके बच्चे भी गाइड हो सकें और अच्छी रास्ते पर जा सकें, जिससे कि उनको रोज़गार मिल सके? देखिए, हम अगर बात करते हैं गांव की, तो गांव के अंदर एजुकेशन जो होता है, मैंने फिर से कहा, एजुकेशन का मतलब सिर्फ साइंस या मैथ्स या कॉमर्स या LLB या डॉक्टरेट नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब है फार्मिंग भी हो सकती है। अगर हम उन्हें फार्मिंग के प्रति एजुकेट करें कि आप एक किसान जिसके पास मान लीजिए 5 बीघा ज़मीन है, तो हम उसको ऐसे देखते हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम उसे 5 बीघा ज़मीन से भी बहुत सारा पैसा कमाने के लिए एजुकेट करें या फार्मिंग के लिए एजुकेट करें, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए हम उसे मोटिवेट करें और
समझाएं और एडुकेट करें तो मुझे लगता है कि वो भी अपने आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में और कंट्री में, इवन दो वर्ल्ड में भी दे सकते हैं। जैसे आपने इजराइल का एग्जांपल देखा होगा, इजराइल के अंदर इनोवेशन बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में होते हैं, तो वो क्या है, वो एडुकेट ही कर रहे हैं ना। ये दैट इज़ द पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि ये भी एक तरह का एजुकेशन है जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स में फार्मिंग, फिशिंग और भी आपके कैटल्स या आपके बर्ड, दुनिया भर की चीज़ें हैं जिसके अंदर हम एडुकेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी हम फार्मिंग के लिए या जो अपने रूरल जो अपने किसान भाई हैं उन लोगों को हम समझा सकते हैं ये चीज़। क्या आपको नहीं लगता कि जो सरकार की योजना है वो ज़्यादातर धरातल पर नहीं आ पाती हैं, इस वजह से जो गांव के बच्चे हैं जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है, इस वजह से भी कभी कभी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी रास्ता भटक जाते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल वही आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है ना कि सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं आ पाती हैं या कोई चीज़ हमें नहीं पता, मैं वही बार बार फोकस करना चाहता हूँ कि ये हमारा काम है। एजुकेशन इसी को कहा जाता है कि वो जो सरकार की योजना है अगर उनके बारे में भी लोगों को एडुकेट किया जाए तो वो भी तो एजुकेशन है ना। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम भी डेवलप कराया जाए बीच में, या कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल में, जिसमें सिर्फ एक लेक्चर या एक किताब सिर्फ इसी बारे में हो कि वो सारी सरकारी योजनाओं के बारे में जो सरकार बेनिफिट्स देती हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो बेनिफिट देती हैं या डिस्ट्रिक्ट्स जो बेनिफिट देती हैं, सिर्फ एक किताब इसी बारे में लिखी हो, जो कि बचपन से बच्चों को सिखाया जाए कि ये तुम्हारे राइट्स हैं और इसके अंदर ये बेनिफिट्स हैं। तो बच्चा उसको अगर पढ़ेगा तो वो शायद अपने एक, जब वो खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या करना चाहिए, तब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट अपना काम कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास क्या राइट्स हैं, गवर्नमेंट उसे क्या प्रोवाइड करेगी, बैंक उसे कितना लोन दे सकती है, उसकी कैपेसिटी क्या है, और अगर उसे थोड़ा सा मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाया जाए तो वो ये समझ भी सकता है कि इस बिज़नेस से वो कितना अर्न कर सकता है, कितना नहीं कर सकता। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भी एक एजुकेशन का पार्ट है, जो शायद ज़रूरत है हम सबको मिलकर करने की। क्या आपको लगता है कि आज कल जो आपने जैसे कि बताया कि एक किताब डेवलप की जाए जिसमें सारी स्किल के बारे में कैसे रोज़गार मिल सकता है, अलग से एक किताब ज़रूर पढ़ाई जाए जिससे कि बच्चों को रोज़गार मिल सके और उसके बारे में ज्ञान हो, तभी बच्चा उस रास्ते पर जा पाएगा। लेकिन इसको करेगा कौन, लोग क्यों नहीं करते हैं और आगे कौन आए, ये भी एक समस्या है पूरी। और इसको एक अभियान के रूप में कौन चलाए? देखिए, इसको अभियान के रूप में चलाने का जिम्मा जितने भी स्कूल्स हैं, अगर वो स्वयं भी अपना एक सेल्फ, जैसे कहते हैं ना, प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल के अंदर ये बात होती है कि वो अपना एक सेल्फ बुक भी चला सकते हैं। NGOs जो इतना सारा काम करते हैं, वो दुनिया भर का काम करते हैं, वो सेल्फ आपके एजुकेशन के अंदर भी आकर के सेल्फ आपके मोटिवेट करना शुरू करें अपने NGOs के माध्यम से, बच्चों की वर्कशॉप्स लगाई जाएं। हम लोग काम करते हैं, हमारे काम का क्या क्राइटेरिया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, वो हमने जो है वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कर दिया, हमने मेडिकल कैंप्स लगा दिए, हमने ट्री प्लांटेशन कर दिया, हमने एनवायरनमेंट के लिए सब कुछ कर दिया। तो इन NGOs से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्यों ना एक मुहिम छेड़ी जाए जिसमें हमें सबसे पहला पार्ट किया जाए कि हम अपने इस जो बीज है, फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें, और वो है बच्चों के लिए वर्कशॉप्स लगाई जाए जहां उन्हें राइट्स के बारे में समझाया जाए, जहां उनके सेल्फ डिफेंस के बारे में, उनके मौलिक अधिकार के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, उनको हर चीज़ बताई जाए। तो मेरा यह मानना है कि अगर यहाँ पर NGOs जो इतने भी स्कूल्स हैं वो सब, इवन दो पेरेंट्स, ये सब मिलकर के सरकार को एक प्रपोजल भेजें, इवन दो सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट भी ये डिसीजन ले सकती है, अगर हम सब मिल करके ये प्रयास करेंगे तो ये ज़रूर हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक शर्मा जी। आज का जो प्रोग्राम हुआ है नेशनल एजुकेशन विजिलेंस अवार्ड 2022 उनको मिला है, उनसे हम बात करेंगे। ये आपको जो अवार्ड मिला है दीपक शर्मा जी को, वो किस वजह से अवार्ड मिला है और उनको कैसा महसूस हो रहा है? जी दीपक जी। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। मैं नेबा की मैनेजमेंट का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इसने मुझे अवार्ड दिया। मेरे को जो अवार्ड मिला है वो एक नेशनल कैटेगरी में मिला है, और जो कैटेगरी है प्रोफेशनल लाइफ एंड वेलनेस कोच। बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दीप प्रो सर्व्स है। आई एम दी फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ दीप प्रो सर्व्स, जो कि प्रेडोमिनेटली 4 तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है, वेलनेस, स्किल डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट एंड करियर सर्विसेज के अंदर। आपको कैसा महसूस हो रहा है आज आपको अवार्ड मिला है? देखिए, अवार्ड मिलना अपने में ही एक बहुत मोटिवेशन वाली बात होती है, बिकॉज़ ये इस बात का सबूत है कि आपका जो काम है वो सराहा गया है, और ये एक तरीके से आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक मोटिवेशन देता है आगे और भी बढ़ चढ़ के और भी अच्छे तरीके से काम को आगे करने में। मैं डॉक्टर सुरुचि शर्मा हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में, और RKST PG कॉलेज कैथल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। आज आपको अवार्ड मिला है, नेशनल एजुकेशन विजिलेंस अवार्ड 2022, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप
सर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि टॉप 10 प्रोफेसर्स इंडिया में जो है वो मेरा नाम है। मैं सबसे पहले तो जो है वो थैंक्स करूँगी नेशनल ब्रिलियंस अवार्ड्स में एजुकेशन कनेक्ट वालों का, जिन्होंने मुझे जो है इस चीज़ के काबिल समझा। इसके साथ साथ जो है वो मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी कॉलेज का, RKST PG कॉलेज कैथल हरियाणा से हूँ मैं, और मेरे लिए और मेरे कॉलेज के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मुझे जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद बहुत। हैं नेभा को सेलिब्रेट करने के लिए, एजुकेशन सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित और सेलिब्रेट करने के लिए जिन्होंने एजुकेशन के लिए या तो कुछ बहुत अच्छा किया है या फिर कुछ करने की इच्छा रखते हैं और उन्होंने भी अपने जीवन में काफ़ी चीज़ें अचीव करी हैं। नेभा का फोकस होता है उन सारे एजुकेशन से रिलेटेड लोगों को सामने लाने का, उनको सम्मानित करने का और एजुकेशन में जो कमियां हैं उन पे डिस्कस करने का, उन पे बातें करने का, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा इंडिया कौन सी चीज़ों में एजुकेशन में पीछे रह रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल स्टडी को कम इम्पोर्टेंस देते हैं, बच्चों के मार्क्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनको उनके मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स नहीं चूज़ करने दिए जाते हैं। गवर्नमेंट धीरे धीरे ट्राई कर रही है, उन्होंने न्यू पॉलिसी भी निकाली, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके अलावा वो और भी स्टेप्स ले रही है। हमें ज़्यादातर वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ताकि बच्चा सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ना लेकर प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ स्किल्स पे फोकस कर सके। साथ में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूल्स, इनको भी अपने एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंज लाना चाहिए, ताकि जो हमारे इंडिया का टैलेंट है वो बाहर ना जाकर इंडिया में ही पढ़ सके, इंडिया में जॉब एक्सप्लोर कर सके। एंड वी नीड टू सपोर्ट द न्यू स्टार्टअप्स ऑल्सो। ऑब्वियसली गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा सके, उनको टैक्स में रिबेट मिल रही है, लॉट्स ऑफ स्टेप्स आर टेकिंग आउट देयर, बट स्टिल हम लोगों को भी स्टार्टअप प्रमोट करना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें, बच्चे का पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, हम उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें, जिससे आगे इंडिया भी ग्रो करे, बिकॉज दीज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सो हमें उनके लिए काम करना चाहिए। अब नेभा ऐसे पैनल्स को बिठाकर यहाँ पर हम लोग एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या कमियाँ हैं, हम उसको कैसे पूरी कर सकते हैं। साथ ही हम उन लोगों को सराह रहे हैं जिन्होंने हमारी अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है और वो आगे हम एजुकेशन को कैसे बेटर बना सकते हैं। सो आई एम वेरी डिलाइटेड टू हैव द सेकेंड सीजन ऑफ नेभा इन द्वारका ITC राजपुताना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।